प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल के मैथ की क्लास में मैंने नंबर सिस्टम के चैप्टर में आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। बस थोड़ा सा चर्चा किया था, वीडियो लंबी न हो जाए, चूँकि कल सिलेबस भी बताना था इसलिए बंद कर दिया था। आज उसके आगे की चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, संख्याओं के प्रकार की बात अगर करें तो 3 प्रकार मैंने कल आपको बता दिया था संख्याओं के प्रकार में। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, उसमें देखिए 3 मैंने किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर। आज मैं चौथे नंबर की बात करूंगा। वह कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। सम संख्याओं। देखिए मित्रों, बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ, एकदम शुरू से चल रहा हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। न्यूमेरिकल आपको लगेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं। ठीक है, तो विशेषकर सुपर टेट और टेट, सी टेट, इन सब क्लासों में निश्चित पूछते हैं। ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा को। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सके, 2 से विभाजित किया जा सके, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। वे उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्या। यानी जैसे 2 से कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित होगी? तो एक तो 2 ही हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, है ना? तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये ऐसी संख्याएं चलती जाएंगी इनफाइनाइट तक। इसे हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, अगला प्राकृतिक संख्या के बाद, ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद सम संख्या और सम संख्या के बाद विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर। ध्यान से देखिए, यानी विषम संख्याएं। ध्यान से देखिए, विषम संख्याएं किसको कहते हैं? सीधा सा, वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित न किया जा सके, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, किसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता? 1, 3, 5, 7, 9 ... ये विषम संख्याएं। ध्यान से देखिए, सब में मैं क्या बोला? वे प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक तो हूँ लेकिन 2 से विभाजित न किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। चलिए, यहाँ हो गया। अब अगले नंबर की बात हम करते हैं। ध्यान से देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसे देखिए क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या। इसी को हम यौगिक नंबर भी कह सकते हैं, वह यौगिक संख्याएं भी। ध्यान से देखिए, इसी को हम कभी कभी क्या कह सकते हैं? यौगिक संख्याएं। अब देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वे सभी के सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, यानी ध्यान से आप लोग देखिएगा 1 और स्वयं के अतिरिक्त कौन कौन सी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर 6, फिर बताइए 4 के बाद 6 के बाद 8, फिर आपकी 9, फिर आपका 10 ... चलिए एक बात करते हैं। देखिए यहाँ मैंने 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10, यानी अगर हम 4 को कहें, ध्यान से सभी लोग देखिए, अगर हम 4 की बात करें, 4 किससे विभाजित होगा? 1 से तो होगा। मैंने कहा 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, यानी स्वयं क्या हुआ? 4, ये स्वयं। और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो अगर हम अन्य की बात करेंगे तो अन्य क्या हो जाएगा? 2, ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी। यानी दूसरे तरफ हम इसकी परिभाषा एक और बना सकते हैं, क्या? यानी वे सभी संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो देखिए एक 1 हो गया, एक स्वयं हो गया, 2 तो हो ही गए, 2 से अधिक हुआ कि नहीं एक अन्य? तो 2 से अधिक यानी 3 हो गया, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, यानी कुछ भी हो 2 से अधिक हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी 4। वहीं आप कह सकते हैं कि भाज्य संख्या 2 क्यों नहीं होगी? ये प्रश्न होगा। मान लीजिए आपके मन में आता हो कि 2 क्यों नहीं होगा, तो आप स्वयं देखिए यहाँ ये केवल 1 और 2, यानी एक तो 1 एक स्वयं यानी 2 से विभाजित हो रही, क्या और किसी संख्या से विभाजित होगी? नहीं। इसके कितने गुणनखंड हैं? केवल 2। मैंने क्या कहा? भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, इसलिए 2 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। ध्यान से देखिए, रूढ़ संख्या, इसको हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर। चलिए अब देखिएगा मित्रों, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी वे सभी प्राकृतिक संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हों, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, 2 से अधिक न हो। 2 से अधिक हुआ तब तो चला हो जाएगा भाज्य संख्या। केवल 2 गुणनखंड हों यानी 1 और स्वयं, तो वो हम क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या जैसे। चलिए देखते हैं, आप लोग बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो देखिए कौन सा होगा? 2, और इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर कौन सा होगा? 7, फिर कौन सा होगा बताइए आप लोग सभी लोग? 11, फिर कौन सा होगा? 13 ... अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये देखना है आपको कि ये जितनी 2 को छोड़कर बाकी की जितनी संख्याएं होंगी वो सबके सब विषम भी होंगी। यानी 2 को छोड़कर बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सबके सब विषम हैं, लेकिन ये 2 क्या है? सम संख्या। बस यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है और 2 क्या है? अभाज्य भी है। बाकी ये जितनी होंगी सबके सब ये सब विषम हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, विषम, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं हो जो अभाज्य हो, सबके सब विषम हैं जो अभाज्य है। तो देखिएगा यह पूछता है बराबर। यहाँ से हम आपको देखिए 2 क्वेश्चन, एक तो भाज्य संख्या से पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप जल्दी बताइए 4,
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। कौन सी एक मात्र सम अभाज्य संख्या है तो 2। केवल एक संख्या है 2 जो सम अभाज्य संख्या है। हाँ, एक चीज और हम देखेंगे, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि बताइए 1 क्या है। कभी कभी लोग गलती करते हैं 1 को सम में रखें कि विषम में रखें, वो तो ठीक है, सम विषम में तो रख सकते हैं, लेकिन भाज्य भाज्य में नहीं समझ पाते हैं, भाज्य में रखें अभाज्य में रखें। देखिए 1 भाज्य तो होगा नहीं क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और अभाज्य क्यों नहीं होगा 1, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा 1 से विभाजित हो, और 1 के अलावा और किससे विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, तो यहाँ स्वयं भी 1 है। स्वयं कहेंगे तो भी क्या आ जाएगा, स्वयं कहेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 कहेंगे तो भी 1 आएगा। यानी इसके मात्र, मैंने कहा था कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, इसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हैं, 1। केवल 1 से विभाजित होगा 1, और किसी भी संख्या से नहीं होगा। 1 और स्वयं दोनों एक ही संख्या है, अलग अलग नहीं है, इसलिए 1 क्या होगा, 1 न तो, ध्यान से देखिएगा, न तो भाज्य और न ही अभाज्य होगा, और न ही अभाज्य होगा, अभाज्य। यह विषम तो होगा लेकिन क्या होगा, न तो भाज्य होगा और न ही अभाज्य। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर के प्रकार में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोग गलतियाँ भी करते हैं बहुत लोग। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अगला जो नंबर होगा, नंबर आप लिखते रहिएगा 1 2 3 जो भी हो, मैं उसके प्रकार की बात करूँगा। ध्यान से देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात तो कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, सह अभाज्य देखते हैं, इधर सह लिखा है, इधर अभाज्य लिखा है, इधर को लिखा है, इधर प्राइम लिखा है, यानी सोचते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स, 2 अभाज्य संख्याएं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है, ध्यान से, पहले परिभाषा बोल देता हूँ फिर समझा देता हूँ। यानी 2 या 2 से अधिक, ध्यान से सुनिएगा, 2 संख्या भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर न हो, 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर न हो, वे सबकी सब क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या। यानी 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर न हो, इसका दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि आपस में वे अभाज्य हों, आपस में विभाजित न हो बल्कि अविभाज्य हों, अभाज्य हों। जैसे हम देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 5 और 7 क्या है, तो ये निश्चित रूप से देखिए 5 और 7 दोनों के दोनों अभाज्य हैं और आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ध्यान से देखिए, 1 तो सब में होता है, तो 1 छोड़ दीजिए, 1 के अतिरिक्त न तो 5 में कोई कॉमन फैक्टर न 7 में, ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो दोनों को विभाजित करे। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। चलिए मैं लिखता हूँ 8 और अब लिख देता हूँ 5। ध्यान से देखिएगा, यह अभाज्य है लेकिन यह भाज्य संख्या है, फिर भी दोनों सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि आपस में सहभाज्य हैं, न तो इसको एक रास करेगा न इसको एक रास करेगा, या कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को कैंसिल कर सके, विभाजित कर सके। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 25 और यहाँ लिखता हूँ 14। ध्यान से देखिए, अब बताइए, अब तो दोनों को दोनों भाज्य हैं लेकिन फिर भी सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए हम देखते हैं, 25 को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 × 5 लिखेंगे ना, और अगर 14 को लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 ×
2 इंटू 7 लिखेंगे। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन हो, केवल 1 कॉमन हो? 1 को मैंने छोड़ के कहा है, 1 में सब में कॉमन होता है, फिर तो 1 को छोड़कर कोई कॉमन संख्या है नहीं है, इसलिए सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या कहें, सबके सब क्या हैं? सह अभाज्य। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सहभाज्य संख्या के लिए जरूरी नहीं है कि संख्या भाज्य हो या अभाज्य, बस उनमें क्या जरूरी है कि आपस में अभाज्य होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 2 संख्याएं आप 3 भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया 25, इसके इधर ले लिया 16 और तब से ले लिया 13, ये भी अगर आप कहेंगे तो ये भी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। चाहे 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और समझिएगा, यानी इसको देखने के बाद आप कह सकते हैं, जो ही मैंने बोला कि 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर न हो, इसका मतलब होता है जिनका HCF मात्र 1 हो। अगर एक लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका HCF मात्र 1 हो, वे आपस में क्या होगी? सह अभाज्य संख्या। यानी देखिए, अगर कोई आपसे पूछे 5 और 7 सहभाज्य है कि नहीं, तो अगर आप 5 और 7 का आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए तो देखिए HCF 5 और 7 का क्या होगा? 1 होगा। 8 5 का क्या होगा? 1 होगा। 25 और 14 का क्या होगा? 1 होगा। तो HCF जिनका भी 1 आए, अगर सबका 1 हो रहा है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि यह को प्राइम नंबर होगा। बात यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अगली संख्या देखिए, को प्राइम नंबर के बाद की जो संख्या होगी, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यहाँ से ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, CDS में क्वेश्चन आ चुका है, ट्विन प्राइम नंबर। इसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ट्विन्स मत कर दीजिएगा, ट्विन होता है। अभाज्य संख्याएं, ट्विन्स बच्चों के लिए जुड़वा होने पर प्रयोग किया जाता है, संख्याओं में नहीं। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। चलिए हम देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। यहाँ बात समझिएगा और शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 2 ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, यहाँ मैंने प्रयोग किया है कि दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 2 ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें मात्र 2 का अंतर हो। जिनमें कितने का अंतर हो? 2 का। यानी वे दोनों के दोनों अभाज्य भी होने, और 2 ही संख्या हो गया, 2 से अधिक नहीं, यानी 2 ही होंगे और दोनों को दोनों अभाज्य होंगे, पहली शर्त। और दोनों में कितने का अंतर होगा? केवल मात्र 2 का अंतर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अब देखिए, पहली बात, आप अगर कहेंगे कि 3 और 5, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और इनके बीच में 3 और 2 5, यानी अंतर कितने का है? अब बताइए, अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 का अंतर है, तो इसलिए क्या हुआ? ये हुआ जुड़वा अभाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं, 5 और 7 ये भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 और 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 11 और 13 होगा कि नहीं होगा? चलिए हम देखते हैं, 17 और 19 भी होगा। इसी तरह हम देखते जाएंगे। एक बार पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा, निश्चित रूप से बताइएगा, कमेंट करिएगा। जितने लोग समझ पा रहे होंगे वो निश्चित बताएंगे कि बताइए 100 से लेकर 110 तक, यही क्वेश्चन भी आया था CDS में, यही क्वेश्चन था हूबहू। 100 से 110 तक के बीच में कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? ध्यान से क्वेश्चन फिर सुनिए, 100 से 110 के बीच कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, या कितने जोड़े अभाज्य संख्याएं हैं? ध्यान से देखिए, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 100 से 110 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। चलिए आगे फिर क्लास करता हूं। इसके बाद हाँ देखते हैं,
देखते हैं अब जो प्रकार बताने जा रहे हैं वहां से बहुत ही निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका चाहे सुपर टेट हो चाहे टेट हो पूछता जरूर है। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, चलिए देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें, परिभाषा सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या हों किंतु q 0 न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, यानी जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन ये q हमारा क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। p तो 0 हो सकता है लेकिन q नहीं। और p और q दोनों के दोनों क्या हों, पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक हो, पूर्णांक मैंने इंटीग्रल्स नंबर आपको पढ़ा दिया है, और q भी क्या हो, पूर्णांक हो। परिमेय संख्या के लिए यह निश्चित शर्त है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, p क्या हो, पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, वे सभी के सभी आपका परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होगा। जैसे अब देखिए, अगर मैं आपको 1 कोई पूछे, क्या 1 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि 1 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, 1 को हम 1/1 लिखेंगे, बाद में 1 ही होगा, इसलिए क्या होगा, यह पूर्णांक संख्या। अच्छा 0 होगा कि नहीं? हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी, 3 भी, यानी कोई भी नंबर हम ले लेंगे वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरी बात, जैसे हम कहें 2/3 ये भी होगा, हम कहें 4/5 ये भी होगा, हम कहें 7/8 ये भी होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक शर्त और है कि p/q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हम अगर जैसे ये कहें कि 4/8 बताइए होगा कि नहीं, तो इसको हम नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर हम कहें, एक लिख देता हूँ आपके सामने कि कौन कौन से होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा 0, 1, 2 ... इसके बाद 2/3, 5/7, या माइनस भी कर सकते हैं, -2/3 कर सकते हैं, -5/7 कर सकते हैं, ठीक है। या आपको एक प्रश्न आता है, बताइए 22/7 क्या है? पाई का मान है 22/7, लेकिन एक्चुअल मान नहीं है, या 22/7 अगर देगा तो निश्चित रूप से आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं केवल पाई अगर दे करके पूछ दे कि ये पाई क्या है, तो ये तो अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। अभी बताएंगे हम आपको अपरिमेय क्या होता है। लेकिन 22/7 की बात करेंगे तो परिमेय संख्या होगा, और ये सभी की सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्या। मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीग्रल्स नंबर क्या होते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम पॉजिटिव और निगेटिव, ध्यान से देखिएगा, वे सभी पूर्ण संख्याएं जिनको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूपों में दर्शा सकते हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसलिए 2 और 3, 5 और 7, -2/3 या -5/7 ये सब के सब पूर्णांक हैं। और पूर्णांक 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, तो यहाँ दोनों अलग अलग पूर्णांक हैं, और इसको अगर p/q के रूप में हमने लिख दिया तो क्या होगा, वो आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं परिमेय संख्या में कुछ और बातें हैं। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या से कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं। अब क्वेश्चन कुछ आगे भी पूछने लगा है, ध्यान से देखिए, अभी रेशनल नंबर ही है। देखिए और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नोट करके लिखिएगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नोट करके लिखिएगा। परिमेय संख्या को दशमलव के
सीमित मान तक लिखा जा सकता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, परिमेय संख्या को दशमलव के सीमित मान क्या होता है अभी बता रहे हैं, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग वैल्यू। टर्मिनेटिंग वैल्यू सीमित मान, यानी इसका एक अर्थ हम बता दें, निश्चित अंत, यानी जिसका निश्चित अंत हो, सीमित मान तक लिखा जा सकता है। जैसे इसका मतलब समझाते हैं, एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे 2.3, अब बताइए 2.3 यानी दशमलव के सीमित मान, दशमलव के बाद एक सीमा हो, वह मान जिसकी सीमा हो, तो 3 है, ऐसा नहीं कि अनंत हो जाए। जैसे 3.57 या 2.132 या अगर हम कहें 0.215, 0.1, ये सब केस क्या है, इनका निश्चित अंत है, यानी दशमलव के बाद एक निश्चित सीमा में अंक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये सब के सब क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। अगर ऐसा कभी मिल जाए तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको हम बताएंगे भी आपको, इसको अभी इसी चैप्टर में आगे आपको बताएंगे। यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे कि इसको भिन्न के रूप में हम कैसे बदल देंगे। निश्चित रूप से इसको भिन्न के रूप में भी हम बदल सकते हैं, और कैसे बदलेंगे, क्या इसका नियम है, डिटेल भी बताएंगे, बहुत शार्ट भी बताएंगे। तो देखिए अभी आप केवल इतना जानिए कि इसको देखिए 2.3, 0.215 या 0.1, कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कोई निश्चित सीमा तक अंक हो तो वो हम परिमेय संख्या ही कहलाएगी। इसके बाद हम फिर दूसरा नोट देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। परिमेय दूसरी बात देखिएगा, दूसरा नोट, परिमेय संख्या को दशमलव के आवर्तमान यानी रिक्यूरिंग नंबर तक लिखा जा सकता है। आवर्तमान, ध्यान से देखिएगा, आवर्तमान, रिक्यूरिंग नंबर तक लिखा जा सकता है, यानी जो बार बार आए, यानी कोई ऐसा नंबर, आवर्तमान यानी बार बार आना, ठीक ना। जैसे ध्यान से देखिए 2.3 इनफाइनाइट तो है, लेकिन ये 3 संख्या बार बार आ रही है। अगर हमने कहा 1.555 इनफाइनाइट, मैंने कहा 2.35 दो रिक्यूरिंग नंबर हैं, कोई बात नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, ये अभी आपका परिमेय संख्या होगा। यानी दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या आए जो इनफाइनाइट तक तो हो, अनंत तक तो हो, लेकिन एक ही संख्या का आवर्त करे या 2 संख्या का आवर्त करे, यानी बार बार आए, या 3 संख्या बार बार आए, तो हम उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2.3, इस पे बार लगा सकते हैं, इसको भी हम आगे बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे कैसे, इसका क्या रूल है। लेकिन इतना जानिए, यहाँ केवल इतना जानिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। इसको कैसे करते हैं, इसका क्या नियम है, आगे के चैप्टर भी, इसी चैप्टर में आगे हम बताएंगे। देखिएगा 5 बार बार रिक्यूरिंग, यानी जो संख्या बार बार आए उस पर हम बार लगा करके इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। यानी उसका मतलब जब हम इसको अगर हम विस्तार से लिखेंगे फिर यही लिखेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ लिखना हुआ, अगर इसको बार के रूप में, तो 2 पॉइंट, अब कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है, क्यों हम इतना लंबा लिखें, तो हम केवल 3 और 5 लगा के ऊपर बार लगा देंगे। तो यानी ये संख्या भी क्या है, यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से परिमेय संख्या में गलती नहीं करेंगे, आप परिमेय संख्या को निश्चित रूप से समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या में। ध्यान से देखिएगा, अब अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्या, संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्या में देखिएगा, यानी जो परिमेय संख्या नहीं हो, अपरिमेय है। एक तो सीधा सा ऐसे आप कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि संख्या को अगर हम पूरे वास्तविक संख्या को अभी आगे पढ़ाएंगे, कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसके दो ही भाग होंगे, एक परिमेय होगा, दूसरा अपरिमेय होगा। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, या तो अवास्तविक काल्पनिक होगा। वो काल्पनिक संख्या क्या होगी इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अपरिमेय संख्या हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या। यानी ऐसी संख्या जो p और q पूर्णांक संख्या न हो। अगर पूर्णांक नहीं है p/q के रूप में लिखा तब तो नहीं, p/q के रूप में पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम कहें √2/3, या हमने कह दिया, ध्यान से देखिए, 2/√3, या हमने कह दिया -1/√2, या हमने कह दिया -2/√3, ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक, देखिए क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। यानी ऐसी संख्या जो पूर्णांक के रूप में हो। देखिए, जैसे हम अगर कहें -5/√7, ये भी नहीं होगा। ये सब क्या होंगे, सबके सब अपरिमेय संख्या होंगे। और इसमें देखिएगा, अगर पाई पूछ दे, बार बार पूछा गया है, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें भी एक नोट लिखिएगा। अच्छा, समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी एक नोट लिखिएगा, निश्चित रूप से लिखिएगा। अपरिमेय संख्या को न तो दशमलव के सीमित मान और न ही दशमलव के आवर्त मान तक लिखा जा सकता है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिक्यूरिंग, यानी न तो निश्चित अंत होगा और न ही यह बार बार रिपीट करेगा। बार बार ऐसी संख्या नहीं है कि दशमलव के बाद कोई बार बार संख्या है। जैसे देखिएगा, अच्छा यहीं पे करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे। जैसे मैंने लिखा 1.351, फिर 7 कर दिया, फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया, डॉट इनफाइनाइट, यानी अनंत तक होना चाहिए। अगर यही मैं समाप्त कर दूं, यहाँ अनंत न करूं, तब तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, यानी इसके बाद दशमलव के बाद बताइए मुझे, अगर 3 के बाद 5 आया, 1 आया, 7 आया, 8 आया, 1, 2 आया, क्या इसके बाद आप बता सकते हैं कौन सी संख्या आएगी? नहीं बता सकते हैं, अपरिमेय। ध्यान से देखिए, यानी कहने का बाद इसका निश्चित अंत नहीं है, कोई संख्या ऐसी नहीं रिपीट किया जा सके। इसको हम बार के रूप में भी नहीं लिख सकते जैसे हम वहाँ लिख रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 2.578 मान लीजिए 3 डॉट इनफाइनाइट, ऐसी संख्या आ जाए जिसका दशमलव के बाद कोई मतलब न तो निश्चित अंत हो कि अनंत न हो, और अगर अनंत है मतलब इनफाइनाइट है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो रिपीट करे, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अच्छा, एक बात और आपसे बताते हैं, परिमेय अपरिमेय का आप इसका अर्थ समझ लीजिए। परिमेय को हिंदी में परिमेय को क्या कहेंगे, परिमेय को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय को क्या कहते हैं। यानी ध्यान से देखिए, हम उसे कहेंगे वास्तव, ध्यान से देखिए, यानी परिमेय, ध्यान से देखिए, परिमेय, और ध्यान से देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय, इसका आप अर्थ जान लीजिए। परिमेय का मतलब होता है निश्चित, अगर शुद्ध अर्थ हम लें, और इसका मतलब होता है अनिश्चित।
यानी जितनी परिभाषा आपको बताया हूँ उतने को अगर हटा दीजिए तो उस केवल इससे काम चल जाएगा आपका। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, केवल निश्चित अनिश्चित अगर आपको याद है आप जान लेंगे दशमलव वाले क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, जहाँ लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा, ध्यान से देखिए, पहला मान लीजिए मैंने लिखा 1.23 या फिर लिख दिया 2323 डॉट 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 इनफाइनाइट, या मैंने लिखा दूसरा हमारा है 2.456, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा 2.357357 डॉट 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 इनफाइनाइट, हमने चौथा लिखा 35.51268 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आपको मान लीजिए जितना परिभाषा मैंने बताया सब आप भूल गए, आपको बस इतना पता है कि परिमेय का मतलब निश्चित होता है, अपरिमेय का मतलब अनिश्चित होता है, और आपको बताना है बताइए इनमें कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। कैसे जानेंगे, ध्यान से सुनिए। आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ, हमारी बात को समझिएगा जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, मैं कहूँ कि बताइए ये 1 है और पॉइंट लिखा है 2323, यानी कितनी संख्या 23 यही रिपीट कर रही है, यही रिपीट कर रही ना। मैं आपसे बोलूँ पूछूं कि अच्छा बताइए इसके बाद क्या आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा और फिर 3 आएगा। आपको पता नहीं है, केवल मैंने इतना बताया, लेकिन आप बता देंगे कि 2 आएगा फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा। यानी कि हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ निश्चित हूँ कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, इसलिए यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। यह क्या है, ये परिमेय संख्या है। चलिए दूसरे में चलते हैं। बताइए 2.456, यानी देखिए यह तो निश्चित है 2.456, यानी हमने पूछा कितना सामान है, कितना केजी सामान है, कितना आपने बोले, एक निश्चित अंक बोला, आपने निश्चित अंक बोला 2.456 केजी, आपने कह दिया 1.56 केजी, या आपने कह दिया 2.5 केजी, ये सब के सब परिमेय हैं। यानी आप एक निश्चित संख्या बोल रहे हैं, निश्चित बोल रहे हैं, दशमलव में बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित है। हमने कहा 1.5 यानी 1.5 केजी, यह निश्चित है कि 1.5 केजी। तो जहाँ निश्चित है वो क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ भी निश्चित है, ये भी क्या है, परिमेय। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि यहाँ ध्यान से देखिए, ये परिमेय, मैंने यही कहा कि ये क्या है, निश्चित है, और निश्चित है तो परिमेय है। मैंने ये कहा कि 2.3573, देखिए यहाँ कितने अंक रिपीट करें, 3 अंक, 357, 3.7, यहाँ भी रिपीट कर रहा है। यहाँ भी आप बताइए, अगर मैं पूछूं कि इसके 357 के आगे कौन सा अंक आएगा, आप कह देंगे यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। यानी आप निश्चित हैं, और जब निश्चित हैं, यहाँ भी निश्चित हैं आप, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन जब ही मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3.51268 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, अब आप निश्चित रूप से बता ही नहीं सकते कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, और जब नहीं बता पाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह अनिश्चित हो जाएगा। आप नहीं बता पा रहे हैं, अनिश्चित हैं, अनिश्चितता है, तो आप कहेंगे कि ये क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से देखिए, जैसे हम फ्रैक्शन की बात करें तो आप कहेंगे कितना केजी, वो कहेंगे 1/2 केजी, तो 1/2 क्या है, ये निश्चित है, तो हम परिमेय कहेंगे। ध्यान से देखिए, और जबकि अगर हम कहेंगे कितना, आप कहेंगे 3/√5, अब ये अनिश्चित है, अनिश्चित, ध्यान से देखिए अनिश्चित है, तो आप क्या कहेंगे, यह अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसके आगे चलते हैं, और वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। हाँ चलिए अगले प्रकार की बात करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी कुछ, आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा आपको, और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा, अगला क्या है, रियल नंबर।
रियल नंबर्स। इसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है? ध्यान से देखिए, यानी वे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी जितनी हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, अगर हम एक साथ पूछें कि वो क्या है तो वास्तविक संख्याएं हुए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या के कुल दो पार्ट होंगे, एक परिमेय होगा और दूसरा अपरिमेय। ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय, ये दो भागों में हम बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या को। तो परिमेय भी वास्तविक संख्या हो गया और अपरिमेय भी क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। तो कभी कभी, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखिए हम दो क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं √3/5 -2/7 0 और 1 है एक, देखिए 2-3 क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछता है एक। अब क्वेश्चन दिया पहला, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय संख्या। तीसरा मैंने दे दिया वास्तविक संख्या, और चौथा मैंने दे दिया अवास्तविक संख्या। अच्छा, आप बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, जबकि ये क्या है? ये परिमेय है, और यह भी 0 भी परिमेय है और 1 भी परिमेय है। ध्यान से देखिए, 1 भी परिमेय संख्या है, यानी 3 तो परिमेय है लेकिन 1 अपरिमेय है। तो अगर हम इसको अपरिमेय कहेंगे तो अपरिमेय भी है, इसलिए परिमेय नहीं कर सकते। केवल यहाँ अपरिमेय कहेंगे तो परिमेय भी है इसको, इसलिए यह भी नहीं कर सकते सबकी सब संख्याएं अपरिमेय हैं। लेकिन वास्तविक संख्या हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या, कौन सा सही होगा? तीसरा, यानी यह कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। एक और क्वेश्चन इसी पर बताएंगे जिससे आप स्पष्ट हो जाएं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे कहें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है और तब आप सही बोलिएगा। जैसे हम कहें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 2 क्वेश्चन, क्योंकि आप कभी कभी गलती करते हैं। जब आप पता चला कि पिछले आए हुए क्वेश्चनों को दोहराते हैं, उसमें रट लेते हैं, समझते नहीं हैं, तब आप गलती करके आते हैं, इसलिए दोनों देते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन तो मैं ये कहता हूँ कि √5 है एक। अब देखिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन हमारा है परिमेय और वास्तविक, और चौथा हमारा ऑप्शन है अपरिमेय और वास्तविक। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहीं पे क्वेश्चन यही रहेगा, सब कुछ है यही रहेगा। √5 है एक डॉट। अब देखिए यहाँ भी अगला क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे ऑप्शन बदल रहे हैं, केवल ऑप्शन बदलेंगे। परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है अवास्तविक संख्या, और चौथा मैंने दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, अगर आप यहाँ प्रश्न, दोनों प्रश्न एक ही है लेकिन ऑप्शन चेंज है। ध्यान से देखिएगा, √5 है एक, परिमेय संख्या, परिमेय तो है ही नहीं तो ये कैंसिल हो गया। अपरिमेय संख्या, हाँ अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान से देखिएगा
अपरिमेय जितनी अपरिमेय संख्या होती है वो सब वास्तविक संख्या भी होती है। और एक तीसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है, परिमेय और वास्तविक। यह पूरी बात बता रहा है, यानी परिमेय भी है और वास्तविक भी है, इसलिए यह आंसर ज्यादा सही होगा। अपरिमेय तो ध्यान से देखिएगा, सॉरी अपरिमेय है, अपरिमेय भी होगा और वास्तविक भी होगा। यानी √5 एक अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय के साथ साथ वास्तविक भी है, और यह परिमेय तो होगा ही नहीं, ये भी गलत है। ध्यान से देखिए, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि ये, जबकि ये अपरिमेय, ऐसा नहीं कि गलत है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को सही करेंगे जिसमें अपरिमेय भी दिया है और वास्तविक भी दिया है, दोनों सही है, इसलिए हम इसको सही मानेंगे। लेकिन वहीं √5 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या और इसके अवास्तविक संख्या, और इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा दे दे तब आप बताइए, तब आप परिमेय तो है नहीं, कैंसिल करेंगे, ठीक ना। अच्छा, अवास्तविक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी देखिए अपरिमेय संख्याएं है। अब यहाँ पे यानी यही क्वेश्चन पता चला, एक बार ये पूछ लिया और आप रट के गए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और ये दूसरे में बार में ऑप्शन बदल दिया, अब लिख दिया परिमेय और वास्तविक, और यही मार के चले आए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही समझ करके आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन को समझते हुए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या की। ध्यान से देखिएगा, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, ध्यान से देखिए, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, या इसी को हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अच्छा ये क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम सीधे रूप में कहें तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वही अवास्तविक हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं जो संख्या वास्तविक नहीं है वे अवास्तविक कहलाती हैं, अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती हैं, वे सभी संख्याएं जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है वे वास्तविक नहीं होती हैं, उन्हीं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं न तो परिमेय हों और न ही अपरिमेय हों तभी अवास्तविक होंगी या काल्पनिक होंगी, क्योंकि वास्तविक नहीं होना है इनको। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लिखें एग्जाम्पल में, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल अगर लिखें √-5 या √70 माइनस, या √-12, √-13, √-7, ये सब के सब क्या हैं। अच्छा यही नहीं, अंडर रूट करके और -1/2 फ्रैक्शन में भी लिखें, चाहे जैसे, लेकिन अंडर रूट के अंदर यदि माइनस लगा हुआ हो तो यह वास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि यह अवास्तविक संख्याएं हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो है माइनस हो ही नहीं सकता। यह एक काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। चलिए, तो इसके साथ ही आज की क्लास ऑफ करते हैं, और कल नए लेक्चर में, ये देखिए संख्याओं के प्रकार में हो गया। अब हम कल जो है संख्याओं का मान बताएंगे कि कौन संख्याओं का मान क्या होता है। इसके बाद क्लास आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन से शुरू हो जाएगा, फिर आप क्लास को आगे देखेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, और मुझे खुशी भी है, बहुत ही खुशी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग मेरा किया है। वास्तव में आप पे मैं गर्व करता हूँ कि आप हमारे विद्यार्थी हैं, और यह चाहता हूं कि, और आप तो कर ही रहे हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी तेजी से कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन और ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, जिससे मैं भी देख सकूं कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मेरा भी हौसला बढ़ा रहे और उत्साह बने, और पढ़ाने का जो वो है वो रेगुलर बना रहे। धन्यवाद।